प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने जिस कुंडली को लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है आगरा, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। इस कार्यक्रम में आपको पता चलेगा कि केंद्र जब खाली हो तो कैसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। कुंडली में केंद्र खाली है। मिथुन लग्न की कुंडली, द्विस्वाभाविक ये राशि लग्न में बनी है। केंद्र में जब द्विस्वाभाविक राशियां बन जाती हैं 3, 6, 9 और 12, ये गुरु और बुध की राशियां हैं और इन्हें द्विस्वाभाविक राशियों की श्रेणी में रखा गया है। ये चारों राशियां द्विस्वाभाविक राशियां हैं जो चर हैं और न तो स्थिर हैं। मतलब ये चलायमान भी हैं और स्थिर भी हैं, दोनों की प्रकृति इनको मिलती है। मिथुन राशि का अर्थ होता है मैथुन करना और कई बार पाप कर्म कर लेना। मिथुन राशि का निर्माण अगर लग्न में हो जाता है तो व्यक्ति वायु तत्व का लग्न होने के कारण तीव्र विकास का द्योतक होता है। ये तीव्र विकास करने वाली राशि है और एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी बुध होते हैं, जो बुध की गौण राशि है और इनकी मूल त्रिकोण राशि का निर्माण 6 नंबर की राशि यहाँ बनी है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो मूलतया कन्या लग्न कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। मिथुन का अर्थ होता है मैथुन करना। अब उसका मैथुन सांसारिक चीज़ों से है, सांसारिक वस्तुओं से है, लोगों से है, पत्नी से है, पति से है, बच्चों से है, संपत्ति से है। किसी भी चीज़ को अब वो अपना बनाना चाहता है और किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल उसे बहुत अच्छे तरीके से करना आता है। यहाँ तक कि कई बार इनका काम निकल जाए तो ये लोगों को, व्यक्ति को जीवन में से ऐसे निकाल के फेंक देते हैं जैसे कभी उनसे अब आवश्यकता पड़ने वाली ही नहीं है। ये प्रायः मजाकिया अंदाज के होते हैं और लगभग अपने ऊपर काम ना करके कई बार ये दूसरों के अंदर कमजोरियां भी देखने वाले हो जाते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश अगर बुध राहु के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में भ्रम की स्थिति भी लेके आएंगे। निर्णय बदलने में और बार बार निर्णय लेने में व्यक्ति माहिर होता है, बदल बदल करके निर्णय लेता है। स्वभावगत थोड़ा कठोर, थोड़ा निर्दयी और थोड़ी दयालुता, थोड़ा दयालु, बाकी निर्दयी और कठोर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। दक्षिणायन श्रावण माह, इस वजह से दिमाग में उत्पादक शक्ति बहुत अद्भुत है और बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति समझना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। इतना ही नहीं, श्रावण माह, वर्षा ऋतु, इन सभी माह और ऋतु में जो व्यक्ति जन्मा होता है उसके अंदर स्वभावगत विनम्रता तो होती है पर वो उसे प्रकट नहीं करता है, या कई बार विचारों के जो उत्पादन शक्ति है विचारों की, जो उसमें निकलती हैं, विचार जो निकलते हैं वो बड़े ही ज़्यादा होते हैं। वर्षा ऋतु शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं नीच के शनि के साथ। हालांकि मंगल की दृष्टि नीच के प्रभावों को कमज़ोर जरूर करेगी, क्योंकि मंगल अपने राशि को देख रहे हैं और शनिदेव उच्च की राशि को देख रहे हैं पंचम भाव में। तो मंगल और शनि का संबंध आमने सामने, केंद्र बिल्कुल खाली, लग्नेश राहु के साथ, गुरु नीच के शनि के साथ और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं। तो टोटल तरीके से अगर मैं जो अभी तक मुझे बात दिख रही है इसके आधार पर एक कमज़ोर कुंडली का निर्माण हो रहा है। हमें अपने प्रभावों को बढ़ाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन करना है। अभी से ही आपकी आयु 1999 है, आप पढ़ सकती हैं। हिंदी में ही पढ़े, संस्कृत अगर पढ़ना जानते हैं तो संस्कृत पढ़िए, नहीं तो फिर आप हिंदी में पढ़िए। जितनी आवश्यकता इस कुंडली को अपने ऊपर काम करने की है उतनी आवश्यकता दूसरों के कामों में निकताचुनी करने की नहीं है। ये कुंडली केंद्र खाली लेकर के बैठी है। जब कुंडली का केंद्र खाली हो जाए तो उसका बल कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर बल के कारण कुंडली में व्यक्ति के जीवन को विकसित होने में दिक्कत होती है। उसको नौकरी प्रायः करनी पड़ती है और नौकरी के योग इस कुंडली में बनेंगे, क्योंकि शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा हैं जो पापग्रह नहीं होते, शुभग्रह होते हैं, जहां व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अगर चाहे तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कुछ भी कर सकता है। अनुराधा नक्षत्र के चंद्रमा हैं। अनुराधा नक्षत्र के वस्तुतः इसका जो स्वामी देवता है वो अधिमित्र है, अधिमित्र। इस वजह से इस नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको सदैव ओम मित्राय नमः या श्री मित्राय नमः इस मंत्र का कम से कम 5000 बार जब अपने जीवन काल में 3 से 5 बार कर लेना चाहिए। एक बार 5000 कर लिया, 5-7 महीने बाद, 1-2 वर्ष बाद फिर 5000 कर लिया।
ऐसा ये क्रम चलता रहना चाहिए। इसके साथ ओम मित्राय नमः मंत्र का जप कम से कम प्रत्येक दिन 108 बार करना चाहिए, या श्री मित्राय नमः इस मंत्र का जप भी लगातार 108 बार प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसके साथ गुलाब के पुष्प, गुलाब का जो पौधा होता है उसका जड़ 4 गुना करके, तर्जनी उंगली का 4 गुना करके अपने गले में बांधना चाहिए, किसी ताबीज़ में भर करके। अगर हो सके तो काला तिल, काला उड़द, घी, बर्फी, गुड़, है ना, और दही, इन सभी चीज़ों को रविवार के दिन आवश्यक रूप से किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा दान से दुर्गतियों का शमन होता है, दान से दुर्गति का नाश होता है। और प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे होने के जातकों के लिए, प्रत्येक नक्षत्र में 2700 नक्षत्र में दुनिया के ब्रह्मांड के सारे जीव पैदा होते हैं, और प्रत्येक नक्षत्र के अपने गुण दोष होते हैं, और उस गुण दोष को ख़त्म और वृद्धि में रखने के लिए, समाप्त करने और वृद्धि में रखने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पाठ करनी चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, अमावस्या को दीपदान करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का जो है वो आलंब लेकर के कुंडली को आगे बढ़ाया जाए। अनुराधा नक्षत्र के अधिपति तो ये वस्तुतः तो ये नक्षत्र शनिदेव का है, पर चंद्रमा को अनुराधा नक्षत्र का दोष नहीं लगता है ना। अनुराधा नक्षत्र को चंद्रमा का दोष नहीं लगता, ये सबसे बलवान हो जाते हैं। और इस कुंडली के लिए शनिदेव नवम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो नवम के अधिपति होकर के अष्टम के स्वामी भी हैं, और भाग्य और अष्टम के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं, और अपने आप को मंगल से दृष्ट कर रहे हैं। तो भाग्य भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति शनि के ऊपर जब मंगल का प्रभाव पड़ेगा तो वो व्यक्ति को लंबी बीमारी का सामना करने को विवश कर देता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति चोट चपेट की घटनाओं से युक्त होता है, धनवान खूब होता है, सुखी भी होता है, पर निर्दयी और कठोर होता है, दूसरों को दबाने वाला, अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करने वाला, गलत लोगों की संगति में जाने वाला, और धन को गलत जगह पे व्यय करने का एक दुर्व्यसन लग जाता है। अब यहाँ से अगले 5 मिनट तक मैं आपको 2-4 से अच्छी चीज़ें और बता देता हूँ, जिसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जन्म कुंडली के 6वें भाव में नीच के चंद्रमा हैं, और 6वें भाव के अधिपति भी तुला में बैठे हैं। जहाँ बैठे हैं इस भाव का अधिपति स्वयं इस कुंडली में संघर्ष कर रहा है, 3रे भाव में सूर्य के साथ बैठ करके, वक्री भी हैं और अस्त भी हैं। इसका अर्थ है कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, वक्री होने से टेढ़े हो गए, अस्त होने से और टेढ़े हो गए। और जन्म कुंडली के पंचम भाव में मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक कमज़ोर और परेशान करने वाला पापी ग्रह मंगलदेव ही बनते हैं, अब वो जहाँ भी बैठेंगे उस भाव को परेशान करेंगे। इस वजह से जन्म कुंडली के 6वें भाव और 11वें भाव के स्वामी मंगलदेव होते हैं, पंचम भाव में बैठे हैं। डिस्पोजिटर प्लैनेट भी परेशान, कमज़ोर, अस्त, वक्री होने से व्यक्ति के एजुकेशन, व्यक्ति की संतति, व्यक्ति का पेट, व्यक्ति का पाचन तंत्र, इतना ही नहीं व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति के कृपण होने का और व्यक्ति के कठोर होने का प्रमाण दे देता है। इतना ही नहीं, जब जन्म कुंडली में पंचम भाव पे मंगलदेव अकेले बैठ जाते हैं तो वहाँ व्यक्ति को हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल इशू क्रिएट होते भी देखा जाता है। छोटी छोटी बीमारियाँ, घाव, फोड़ा, फिंसी, अनियमितता, किसी भी तरीके से काम को रेगुलर ना कर पाना, पेट से संबंधित लगातार गड़बड़ी का रहना, और व्यक्ति चंद्रमा के 6वें भाव में बैठने के कारण यहाँ व्यक्ति साहसी तो है, धनवान तो है, लेकिन ऋण के साथ है, क्योंकि धन भाव का अधिपति ऋण में राहु से दृष्ट, गुरु से षडाष्टक में। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी व्यक्ति के ऊपर से चंद्रमा में गुरु का अंतर आए, गुरु में मंगल का चंद्रमा का प्रत्यंतर आ जाए, चंद्रमा में राहु का अंतर, राहु में चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर, ऐसी दशाएं जब चलेंगी। इतना ही नहीं, चंद्रमा में शनि आ जाए, शनि में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा में बुध आ जाए, चंद्रमा में सूर्य शुक्र आ जाए, तो ये जो अंतर प्रत्यंतर के जो ग्रह होंगे, ये व्यक्ति के रुग्णता की वृद्धि देने वाले, इसके काम में रुकावट डालने वाले और बेतरतीब बना देते हैं। कई बार व्यक्ति बैलेंस नहीं कर पाता और गलत 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 घटनाएं उसके जीवन में घटित होते रहती है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैंने आरंभ में कहा, गीता जी के 2 अध्याय का पाठ करना चाहिए, और जितना भी मैंने
बताया है साधन, ये सब नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त छठवें भाव के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को रुग्ण बनाते हैं, मानसिक रोगी बना देते हैं। चंद्रमा और शनि का संबंध बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, पर दशाएं कमज़ोर होंगी, लेकिन चंद्रमा और शनि का एक दूसरे से छठवें आठवें बैठना व्यक्ति को आयु संपन्न बना देता है और प्रैक्टिकल विचारधारा वाला बना देता है। इस वजह से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि कम से कम व्यक्ति रिसर्च बहुत अच्छा कर लेता है, बड़ों का सुख प्राप्त कर लेता है, धर्म को समझने वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, लॉयर बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, सीए बन जाए, इंजीनियरिंग कर ले, मैकेनिक्स कर ले, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ले, इस तरीके का कोई भी काम व्यक्ति कर सकता है। पेट्रोलियम में भी काम कर सकता है, केमिकल में भी काम कर सकता है, एरोनॉटिकल्स में भी काम कर सकता है, वन विभाग में काम कर सकता है। तो इस कुंडली में कमज़ोरी क्या हुई? इस कुंडली में कमज़ोरी बनी जन्म कुंडली का केंद्र खाली, और दूसरी कमज़ोरी मंगल शनि की दृष्टि एक दूसरे पे। तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि गुरु ने सूर्य को और शुक्र को देखा है। इस वजह से कम व्यक्ति उतना भी चरित्रहीन नहीं हो जाएगा जितना सामान्यतया एक व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पे गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर है, उसको अनुभव मिलता रहेगा, वो धर्माचरण करता रहेगा, लेकिन फिर भी बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद और कई बार बहुत सही जगह पे सटीक मेहनत नहीं करने के कारण असफल होने का दोष लग जाता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नवांश चक्र पे लेके आता हूँ। नवांश कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ के लग्नेश जाकर के उच्च के हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ लग्न कुंडली में नीच के शनि, जिनका नीच भंग घिसा पिटासा हो रहा था या सामान्य हो रहा था दृष्टि के कारण, लेकिन वहीं नवांश कुंडली में उच्च के होने से और लग्नेश का संबंध छठवें भाव के अधिपति चंद्रमा के साथ होने से व्यक्ति का दाम्पत्य ठीक है, नौकरी करने वाला पति मिल जाता है। उच्च के गुरु का प्रभाव और यहाँ पे चंद्रमा नीच के, लेकिन ये बात है कि कम से कम चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से तात्कालिक मैत्री में हैं। यहाँ पे उच्च के गुरु का प्रभाव विवाह का संपूर्ण सुख व्यक्ति को प्राप्त कराएगा। शुक्र का स्वग्रही होना, बुध का पंचमेश होकर के दशम में बैठना, राहु आगे बैठ करके तृतीय भाव में बैठे सूर्य जो वर्गोत्तम हो रहे हैं यहाँ अपनी राशि में, यहाँ उच्च के, ये स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। मतलब इस कुंडली का पराक्रम, इस कुंडली का कम्युनिकेशन और इस कुंडली का आत्मबल और साथ ही साथ पति और पत्नी का प्रेम प्राप्त करना, इस मामले में ये कुंडली कमज़ोर नहीं होगी। यहाँ मीन राशि बनी है धन भाव में, जिसके स्वामी ऋण भाव में बैठे हैं। यहाँ कर्क राशि बनी है जिसके स्वामी नीच के बैठे हैं। यहाँ धन भाव के अधिपति उच्च के और लग्न कुंडली में नीच के। तो इसका अर्थ है कि नवांश कुंडली में एक बेहतर धन भाव के स्वामी का बन जाना विवाह को श्रेष्ठ और संतुलित बनाने के साथ साथ विवाह के संपूर्ण प्रभावों को श्रेष्ठता से परिभाषित करने के साथ साथ विवाह के सभी सुखों को देने वाला और श्रेष्ठ उत्तम चरित्र के पति को मिलने का योग बना देते हैं। इतना ही नहीं, पंचम भाव में मंगल और केतु का बैठना, जरा सोच के देखिए, सूर्य वर्गोत्तम भाव से शनि जो है वो बलवान हो रहे हैं, उच्च के हो जा रहे हैं, तो शनि का नीच भंग राजयोग हो गया। मंगल यहाँ पंचम भाव में, यहाँ मंगल पंचम भाव में, पर यहाँ भी कमज़ोर थे और यहाँ भी कमज़ोर हैं। इस वजह से व्यक्ति की क्रिएटिविटी, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति का कृतज्ञ होना और व्यक्ति के जीवन में जो तेजस्विता होती है वो थोड़ी कमज़ोर है। इतना ही नहीं, यहाँ पे मंगल और मंगल के बैठने से मंगल के वर्गोत्तम हो जाना और साथ ही साथ राहु और केतु के संपर्क में होने से व्यक्ति के जीवन में जितने भी परिणाम मिलेंगे मेहनत करने के बाद वो उतने नहीं मिलेंगे, वो सामान्यतया बैलेंस होंगे या थोड़े कम मिलेंगे। इसके साथ साथ शुक्र यहाँ केंद्र में आ रहे हैं, यहाँ वो कमज़ोर थे। मतलब वैवाहिक कुंडली जो बनी है वो अच्छी बन रही है क्योंकि दो शुभ ग्रह केंद्र में, उच्च के गुरु, साथ ही साथ उच्च के शनि और उच्च के सूर्य का प्रभाव ये व्यक्ति को बेहतरीन बना रहा है। जहाँ पति विख्यात श्रेष्ठ कार्य को करने वाला और नवांश कुंडली में स्थिति सूर्य की भी अच्छी हो रही है, मंगल की भी अच्छी हो रही है, शनि बुध और शुक्र के साथ गुरु की भी अच्छी हो रही है। ये सारी स्थितियां व्यक्ति के जीवन के उत्तरार्ध को और भी ज़्यादा बेहतर और परिपक्व बनाती हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके पास निरंतर उसके चरित्र में, उसके न्यायप्रियता में, उसकी दार्शनिकता में, उसके सुखों में, उसके प्रभावों में, उसके संतान में श्रेष्ठता
जोड़ने का काम कर रही है। मतलब लग्न कुंडली कमज़ोर जरूर बनी है पर नवांश कुंडली अच्छी बन रही है, जिसके हिसाब से कुंडली को सामान्यतया बैलेंस जहाँ पे यहाँ थी, बैलेंस से भी नीचे थी, यहाँ से उठ करके वो अपने आप को एक बार तो रिकवर करती है और फिर आगे बढ़ती है। मतलब जीवन के पथ में व्यक्ति आरंभ में थोड़ी बहुत संकुचित स्थिति में रहेगा, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा व्यक्ति की स्थिति 35वें, 36वें, 37वें, 38वें वर्ष के बाद लगातार आमदनी के लिए, साहस के लिए, नौकरी के लिए, पराक्रम के लिए, श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए और बुद्धि का विस्तार आयु के बढ़ने के साथ होता है। वही बात अगर अब नवांशा के बाद दशमांशा की करते हैं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, जिसके अधिपति यहाँ उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं पर भाग्य भाव में बैठे हैं। मंगल कम से कम उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, गुरु यहाँ भी उच्च के हैं, यहाँ भी उच्च के हैं, यहाँ भी नीच के हैं, तो स्थिति जो है वो दशमांशा कुंडली की बेहतर ही बनेगी। यहाँ सूर्य और बुध का बैठना व्यक्ति को बैंकिंग, फिनांस, डॉक्टर या सीए वगैरह भी बना रहा है, बहुत अच्छा है। आप कर्म क्षेत्र में चाहे जो कुछ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ शनि का बैठना और चतुर्थ और तृतीय के अधिपति होकर के बैठने से व्यक्ति मेहनती है, अनुशासित होगा, अपने काम को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। पर वहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है कि अपने कर्म क्षेत्र का व्यक्ति संपूर्ण सुख अपने भाग्य के भरोसे प्राप्त करना चाहता है, उतना भी भाग्यवादी नहीं होगा पर कर्मठ होगा। दशमांशा कुंडली में नीच के शुक्र का नीच भंग होना, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच के हैं पर बुध केंद्र में आ रहे हैं, और दशम स्थान में सूर्य और बुध का बैठना, एकादशवें भाव में नीच के शुक्र का भी बैठना व्यक्ति के कर्म क्षेत्र से उसके संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं बाकी के अन्य स्थितियों में लेके आता हूँ आपको, तो इस कुंडली का लग्न यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस स्थिति में व्यक्ति अनुशासन से युक्त है। साथ ही साथ और भी चीज़ें जो समझ में आ रही हैं उसके आधार पर व्यक्ति अपने कर्तव्यों की समझ भी रखेगा, पर अभी नहीं, आरंभ के बाद। धन वाले भाव में बुध और राहु का बैठना और इस भाव पे या इस भाव के अधिपति पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं, और साथ ही साथ चंद्रमा के ठीक पीछे मंगल बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। इस वजह से धन भाव को थोड़ा आरंभ में संकुचित और कमज़ोर होते देख रहा हूँ, और कई बार व्यक्ति कठोर बोलने वाला या जहाँ जितनी बुद्धि लगानी है वहाँ ना लगा करके थोड़ा ज़्यादा लगा देने वाला, ऐसा भी बन रहा है। पराक्रम इस कुंडली का होगा सूर्य के कारण, और अनुभव उस पराक्रम में कि कहाँ कितनी मेहनत करनी है, डिप्लोमेसी कैसी करनी है, कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है, कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है, व्यू कैसा रखना है, प्रतिस्पर्धा कितनी है, कितने पानी में हम हैं, इन सभी चीज़ों का जो आकलन होता है, यात्रा कैसे करनी है, पूरी प्लानिंग कैसे करनी है, मेंटेन कैसे करना है, अनुभव कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, इन सभी चीज़ों के लिए सूर्य और गुरु का संबंध, गुरु और शुक्र का संबंध ये व्यक्ति को श्रेष्ठता दे देता है। चतुर्थ भाव की जो स्थिति बनी है, इसके अधिपति का तीसरे भाव या द्वितीय भाव में जाना, और इस भाव के ऊपर अगर आप देखेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, बल्कि ऊपर से केतु की दृष्टि है, जो माता को लंबी बीमारी, माता को रुग्णता और कई बार व्यवहार में परेशानी या फिर कई बार उन्हें चिंतित बना देती है। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी होगा कि व्यक्ति कफ जनित बीमारियों से परेशान रहेगा। कफ में सर्दी, खांसी, जुकाम, नियमितता अनियमितता में बदलती रहे, निरंतर जो है वो कोई ना कोई हेडक व्यक्ति को मिलता रहे, घर में थोड़े बहुत छोटे मोटे कलह भी ससुराल में मिलते हुए देखे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो एजुकेशन क्षेत्र कमज़ोर हो रहा है, हमें उस पर बहुत ही ज़्यादा विस्तार से सोचने की आवश्यकता है, अपने आप को क्रिएटिव बनाना है, पेंटिंग, ड्राफ्टिंग, एनालिटिकल व्यू, चीज़ों को बार बार पढ़ना, परीक्षा में भूलना नहीं, इस वजह से बार बार चीज़ों को उठा करके पढ़ने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ ये ना सोचने कि ये तो मैंने पढ़ लिया है, जिसको आप अवॉइड करते हैं वही चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में नौकरी 100% बहुत अच्छी है, नौकरी की कोशिश करनी भी चाहिए। इस कुंडली के लिए बुध और मंगल का संबंध जरा देखें तो बुध और मंगल का संबंध त्रिकोण का तो नहीं है पर केंद्र का है, और जन्म कुंडली के 6वें भाव के अधिपति मंगल के ऊपर गुरु जो दशम भाव के अधिपति हैं, यानी कि रोग भाव के अधिपति मंगल के ऊपर दशम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति गुरु की दृष्टि पड़ जाने से जो काम व्यक्ति के पूर्वज करते आए हैं, पिताजी करते आए हों, दादाजी करते आए हों, वो काम व्यक्ति आसानी से उठा सकता है और व्यक्ति नौकरी की कोशिश कर सकता है। अगर वो नौकरी नहीं भी करते आए हैं तो आपकी कुंडली में 100% नौकरी का योग है। आप रेगुलर एक बंधी हुई आय प्राप्त करने की स्थिति में हैं। शेयर बाजार, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से थोड़ा बचिएगा, हालांकि उस तरफ से थोड़े बहुत लाभ आपकी कुंडली में भी बनते हैं, पर वो
सैद्धांतिक नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से उधर से बचना चाहिए। रिसर्च पे काम करिए, दिनचर्या ठीक करिए, भाग्य बल को बल देने के लिए बजरंग बली की पूजा, नित्य 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में आपके पिता से और दादा से सुख बहुत अच्छा है। इस कुंडली में रिश्तेदारों का भी प्रेम सदैव मिलता रहेगा। इस कुंडली के आधार पर यह कुंडली बहुत अच्छा प्राप्त करेगी। नौकरी से फायदा बहुत अच्छा है, विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां इतनी देर रोक करके मैं आपको अब भावों से भावों का संबंध बता देता हूं। अब यहां से आगे बढ़ा करके आपको मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दशमांसा कुंडली पे लेके आता हूं। यहां वृश्चिक राशि में मंगल का शनि का बैठना, जो चतुर्थ भाव और तृतीय के अधिपति हैं, इस वजह से व्यक्ति का काम में मन बड़ा अच्छा लगता है। दशम स्थान में सूर्य और बुध दशमांसा कुंडली में बैठे हैं। यहाँ आपके करियर का ग्रोथ बड़ा अद्भुत और वैचारिक बहुत सुंदर है। साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, भाग्य का सुख बहुत बढ़िया मिलेगा काम में। थोड़े बहुत कार्य क्षेत्र में आरंभ में व्यय होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा है। इस कुंडली में ये कर्म क्षेत्र है। नवमांसा कुंडली के आधार पे मैं संतान के पक्ष को थोड़ा बहुत कमज़ोर जरूर देख रहा हूँ। दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा होगा। कुंडली मिला करके करनी चाहिए। आप चंद्र कुंडली से मंगलिक हैं, चंद्रमा से 12 में। नवांश कुंडली के आधार पर आप मंगलिक नहीं हैं। विवाह के लिए सिंह लग्न सिंह राशि, कर्क लग्न कर्क राशि, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि और मेष लग्न मेष राशि के जातकों से विवाह हो पश्चिम दिशा की तरफ। विवाह का असली समय तो अब तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी 2024 के अक्टूबर के बाद और भी बढ़िया समय चलेगा, जो लगातार आपके लिए 2027 के अप्रैल तक विवाह का योग बहुत सुंदर है। विवाह की दिशा, विवाह की राशि बता दी। अब इस कुंडली के कुछ और भी पहलू पे लेके आऊं तो चंद्रमा से तीसरे भाव में केतु आपको मायावी और धार्मिक बना रहे हैं और एक पक्षीय धार्मिक बना रहे हैं, कट्टरता दे रहे हैं। चंद्रमा से 6वें भाव में गुरु रोगी बना रहे हैं। चंद्रमा से 6वें घर में शनि नौकरी करने वाला बना रहे हैं। चंद्रमा से 7वें घर में 9वें घर में राहु आपको भ्रमित और मनोविकार से युक्त इंसान बना रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, दूसरों की प्रगति से जलना, ये भले प्रकट न हो पर वो है, हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। चंद्रमा से 9वें घर में बुध, ये बहुत अच्छा संबंध रहेगा। चंद्रमा से जो व्यक्ति को बुद्धिमान और ज्ञानी गुणी सुखी बनाएगा। चंद्रमा से 10वें घर में सूर्य आपको सरकारी नौकरी देने वाले। चंद्रमा से 10वें घर में शुक्र आपको सुंदर दाम्पत्य बिताने वाले और चंद्रमा से 12वें घर में मंगल आपको आपके व्यय का अनियंत्रित व्यय कराने वाले बना देते हैं। लग्न के अधिपति का धन भाव में जाना धन योग है। धन के अधिपति का ऋण में जाना ऋण योग है, जो धन की हानि कराता है। तृतीय का तृतीय में बैठना आपको कम्युनिकेटिव बनाता है। यात्रा और विदेश यात्रा के योग बने हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का तीसरे में जाना माता से सुख पर माता को रोग है। पंचम भाव के अधिपति का तीसरे में जाना संतान से कमजोरी। 6वें भाव के अधिपति का पंचम में जाना एजुकेशन में बाधाएं। 7वें भाव के अधिपति का 11वें भाव में नीच के शनि अष्टमेश के साथ बैठना विवाह के बाद भाग्य उदय और कई बार धार्मिक ज़्यादा बना दे, न्यायप्रिय ज़्यादा बना दे, पर वहाँ पे विवाह का लाभ बहुत अच्छा मिलता है, सुखी दाम्पत्य बीतता है। अष्टम और नवम भाव के अधिपति का 11वें में जाना भाग्य की चिंताएं, प्रैक्टिकल माइंडसेट और साथ ही साथ कई बार बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद भी देता है। दशम भाव के अधिपति का 11वें अष्टमेश के साथ बैठना कई बार पिता के प्रभावों की कमजोरी देता है, उनके पास आर्थिक कमजोरी भी कई बार देखने को मिलती है। 11वें भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठना ये घुमा फिरा करके धन देने वाला, लालची और महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ आपको कठोर भी बना देता है। और 12वें भाव के अधिपति के साथ पंचम भाव के अधिपति हैं, विषम संख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से ये ग्रह 12वें का फल ज़्यादा दे रहा है, इस कारण से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 6 अंक बहुत अच्छा रहेगा। कोई मूलांक वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ 6 याद रखिए। इसके साथ उत्तर दिशा में धन कमाने के लिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अगर चाहें तो दक्षिण पूर्व दिशा में भी धन कमाने जा सकते हैं। अंक 6 रहा। रंग गेरुआ और हरा बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए नक्षत्र के आधार पर आर्द्रा, अश्विनी, श्रवण, अनुराधा, मघा और पुष्य किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कुंडली में अभी केतु की दशा 2031 तक है, तो जितना ज़्यादा हो सके हमें अभी भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष, गीता जी के 2 अध्याय का पाठ, आत्मा के तत्व को समझिए।
आत्मा का जो वस्तुतः अर्थ है उसको समझने की आवश्यकता है, स्वप्न को समझने की आवश्यकता है, चरित्र को समझने की आवश्यकता है, धर्म को समझने की आवश्यकता है। मांसाहार बिल्कुल नहीं, बड़े की सेवा, बड़े जनों का आदर, गुरुजनों का सम्मान इस कुंडली को आगे बढ़ाएगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, पर दो टुक और भी बातें बोल देता हूं। जब कभी, अब आपको सिर्फ देखना होगा कि कौन सी दशा चल रही है, ट्रांसफर लेना हो, पद वृद्धि लेनी हो, नौकरी बदलनी हो, या एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण करना हो, केतु और शनि की दशा का इस्तेमाल कर लीजिएगा। संतान से संबंधित, यात्रा से संबंधित, उच्च शिक्षा से संबंधित, धर्म से संबंधित और विदेश यात्रा से संबंधित अगर कोई भी काम करना हो तो शनि और शुक्र के अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर को देख लीजिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित, संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, माता पिता से संबंधित और अपने करियर से संबंधित अगर कोई भी काम करना हो तो बुध और शुक्र की दशा को देख लीजिएगा। अंतर प्रत्यंतर में जब ये ग्रह आते हो तो आप उसमें आगे बढ़ जाइएगा। इन्वेस्ट करने से लेकर के हो, जमीन जायदाद खरीद बिक्री, भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित कोई खरीद बिक्री करनी हो तो आप शनि और बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।